हेलो गाइस। आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इकोनॉमिक्स विद मयंक। आज हम जो बात करने वाले हैं, जो एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस है उसमें कुछ इंडियन इकोनॉमिक थिंकर्स की बात की गई है। तो धीरे धीरे जो अगली वीडियोस आएंगी उसमें हम अलग अलग इंडियन इकोनॉमिक थिंकर्स के बारे में बात करेंगे। आज हम जिसकी बात करने वाले हैं वो है महात्मा गांधी जी, एवं उनके बारे में हम पूरी बात करेंगे। उनके इंडियन इकोनॉमिक थॉट क्या था, उन्होंने कौन सी बुक्स लिखी, कौन से जर्नल प्रकाशित किए, एवं उनकी आइडियोलॉजी क्या थी। तो उनके बारे में हम यहाँ पर विस्तार से चर्चा करेंगे और यह देखेंगे इस तरीके से कि आपको ये मैक्सिमम चीज़ें एक बार देखने के बाद याद रहे। इसीलिए जो भी मैं बोलूँगा उसको सुनना ज़रूर है, देखने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट सुनना है यहाँ पर, क्योंकि मैं ये स्टोरी के तरीके से बताने वाला हूँ। तो आप सुनिएगा और अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करिएगा। ठीक है, तो बात करते हैं। ये जो ऊपर लिखे हुए हैं धीरे धीरे करके हम उनकी वीडियोस बनाएंगे। सबसे पहले मैं एम के गांधी, फिर उसके बाद अम्बेडकर साहब, फिर दीनदयाल उपाध्याय जी, उसके बाद दत्तोपंत ठेंगड़ी जी, और उसके बाद भी और हैं। टोटल 8 से 10 वीडियोस इसी टॉपिक पर हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये सारे इकोनॉमिस्ट हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो मोहनदास करमचंद गांधी जी उर्फ महात्मा गांधी जी के बारे में है। तो इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो सभी इनको जानते हैं वैसे तो, लेकिन जब भी भारत के फ्रीडम स्ट्रगल की बात की जाए तो एक नाम जो है वो हमेशा आता है, एम के गांधी या मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको हम बापू कहकर बुलाते हैं। इनका जन्म, जैसे कि हमें पता है कि इनका जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। एवं इनके पिताजी का नाम क्या है, करमचंद्र गांधी, एवं माता का नाम है पुतलीबाई। करमचंद गांधी जो जी हैं वह अपने राज्य के दीवान थे, एवं पुतलीबाई एक बहुत ही धार्मिक और संयमी महिला थी। अगर देखा जाए तो गांधी जी के जीवन में जो सत्य, अहिंसा और अनुशासन दिखता है उसकी गहरी झलक हमें उनकी माता जी के जो संस्कार दिए गए हैं उनको उनसे मिली है। बाकी उनकी यात्रा में उनकी वाइफ जो है जिसका नाम है कस्तूरबा गांधी जी, उनका भी एक अटूट योगदान रहा, जो सिर्फ उनकी पत्नी नहीं बल्कि हर संघर्ष, चाहे वो जेल हो या आंदोलन, में उनकी बराबर की साथी रही हैं। पढ़ाई के लिए गांधी जी की अगर एजुकेशन की बात की जाए तो वो पढ़ाई के लिए लंदन गए और वहाँ पर उन्होंने बैरिस्टर की उपाधि ली, और उसके बाद वापस भी आए वो भारत में। लेकिन उसके बाद वो साउथ अफ्रीका चले गए और वहाँ पर उन्होंने रेसिज्म के खिलाफ एक प्रकार का एक जागरूकता अभियान भी चलाया और लोगों को जागरूक किया इसके बारे में। साउथ अफ्रीका के अनुभवों ने उनको बहुत ही बदल दिया। वहीं से मोहनदास एक वकील से एक जननायक और एक महान विचारक के रूप में उभरे। उन्होंने दुनिया को सिखाया कि सत्य और अहिंसा के मूल मंत्रों से बिना किसी हिंसा के भी बड़ी से बड़ी ताकत को क्या किया जा सकता है, झुकाया जा सकता है। लेकिन उनकी अगर मृत्यु की बात करें तो 30 जनवरी 1948 को न्यू दिल्ली के बिड़ला हाउस में वहाँ प्रार्थना, मतलब वो वहाँ रोज प्रार्थना करने के लिए जाते थे, और प्रार्थना के बाद ही नाथूराम गोडसे ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। लेकिन गांधी जी जो सिर्फ एक शरीर के रूप में नहीं बल्कि हम उनके विचारों और आइडियोलॉजी को के रूप में हम हमेशा याद करते रहेंगे और याद करते हैं। एक व्यक्ति मर सकता है लेकिन उसकी विचारधारा कभी नहीं। इसीलिए उनको आज भी राष्ट्रपिता माना जाता है। अब अगर बात की जाए तो गांधी जी के अगर जो इंडिया फेस के बारे में बात की जाए तो महात्मा गांधी जी की यात्रा जो है वो लंदन में वकालत की पढ़ाई से ही शुरू हो गई थी। मगर भारत लौटने पर उन्हें शुरुआत में वकालत में उतनी सफलता नहीं मिली। इसीलिए बाद में वो 1893 में उन्हें साउथ अफ्रीका जाना पड़ा, जहां उनके जीवन ने एक नया ही मोड़ लिया। वहां उन्होंने जो रेसिज्म है उसके खिलाफ पुरजोर आवाज उठाई, और एक अखबार भी उन्होंने प्रकाशित किया जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। उसके जरिए वह क्रांतिकारी विचारों को लोगों तक पहुंचाने का काम किया करते थे। साउथ अफ्रीका में मिले अनुभव जो है और सत्याग्रह की सफलता के बाद 9 जनवरी 1915 को गांधी जी क्या हुए, भारत वापस आ गए।
जो देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए एक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि देश तो तब जूझ ही रहा था, अंग्रेज हमारे यहाँ शासन कर रहे थे। उस समय पे जब 1915 में आए तो एक नया ही चेंज हमको देखने को मिला। भारत आकर उन्होंने सबसे बड़ा बदलाव ये किया कि आज़ादी का जो संघर्ष था, जो एलीट क्लास का चल रहा था अभी तक, अमीर वर्ग तक ही सीमित था, उसको उन्होंने क्या किया, मास मूवमेंट बना दिया। मतलब जन आंदोलन की तरीके से बना दी। उन्होंने समझाया कि स्वतंत्रता हर इंसान का हक है और इसमें गांव के किसानों, महिलाओं और बच्चों का योगदान अनिवार्य है। इसीलिए गांधी जी की इसी विजनरी लीडरशिप ने हमको आज़ादी दिलाई और हर घर तक पहुंचा दिया कि जहां एक साधारण किसान भी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ खड़ा हुआ उस समय, और इतना साहस दिखा पाया, सॉरी, इतना साहस दिखा पाया कि वह ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ खड़ा हो सके। तो उसमें अगर धीरे धीरे देखें तो सबसे पहला जो सत्याग्रह था वो है चंपारण सत्याग्रह। अगर चंपारण सत्याग्रह की पृष्ठभूमि देखें तो उसमें ऐसा था कि जो गांधी जी का इंडिया में जो पहला बड़ा मूवमेंट था वो यही चंपारण सत्याग्रह था। यह किस लिए था? यह जो है वो बिहार के किसानों को तिन तिन कठिया सिस्टम जो है उसके शोषण से आज़ाद करने के लिए शुरू किया गया था। इस सिस्टम के मुताबिक किसानों को अपनी जमीन का 3/20 हिस्सा, मतलब अगर एक जमीन को 20 बराबर हिस्सों में बांटा जाए तो उन 3 हिस्सों में उनको नील की खेती करनी आवश्यक हो गई थी। ठीक है, और अगर जो नील की खेती नहीं करते थे तो उन पर भारी टैक्स और जुर्माना लगाया जाता था। तभी इसी के विरोध में जब राजकुमार शुक्ला, जो कि वहाँ के एक लोकल किसान और एक्टिविस्ट थे, उन्हीं के कहने पर गांधी जी चंपारण पहुंचे और उन्होंने वहाँ की किसानों की तकलीफें सुनी और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ नॉन वायलेंस और सत्याग्रह का रास्ता अपनाया। सरकार ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन गांधी जी की दृढ़ता के आगे उन्हें झुकना पड़ा और एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई। इसका नतीजा ये निकला कि जो तिनकतिया सिस्टम था उसको खत्म कर दिया गया और किसानों से लिए गए इलीगल टैक्स का एक हिस्सा वापस कर दिया गया, जिससे भारत में गांधी जी की एक पहली बड़ी और सफल जीत दर्ज की। चंपारण मूवमेंट में सबसे पहले हमको यही देखने को मिलता है। जब गांधी जी यहाँ व्यस्त थे चंपारण मूवमेंट पे, वहीं खेड़ा में अलग समस्या चल रही थी। तो 1918 में जब खेड़ा सत्याग्रह की शुरुआत हुई तब गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में फीमाइन आ गया, अकाल आया, और उस अकाल की वजह से वहाँ की फसल क्या हो गई, बर्बाद हो गई। लेकिन ब्रिटिश सरकार किसानों से जबरदस्ती पूरा टैक्स वसूलने पर अड़ी रही। जब किसानों की टैक्स माफ करने की रिक्वेस्ट को ठुकरा दिया गया तब सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी ने किसानों को सत्याग्रह के लिए तैयार किया। गांधी जी ने किसानों को हिदायत दी कि कोई भी टैक्स नहीं भरेगा, चाहे सरकार उनकी जमीन या मवेशी ही क्यों ना रख ले। सरदार पटेल ने गांव गांव घूमकर किसानों को निडर रहने की हिम्मत दी। इस यूनिटी को देखकर सरकार को आखिर में झुकना ही पड़ा और उन्होंने एक ऑर्डर निकाला जिसके तहत टैक्स सिर्फ उन्हीं किसानों से लिया गया जो कि वो टैक्स पे करने के सक्षम थे। इसी तरह ये मूवमेंट किसानों की एक बड़ी जीत बनी और इसने भारत के फ्रीडम स्ट्रगल में नॉन वायलेंस की ताकत को और गहरा कर दिया। इसके बाद जो अगला मूवमेंट था वो था असहयोग आंदोलन, जिसको कहते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी की पहली मास लेवल की जंग थी जिसने पूरे देश में अंग्रेजों की नींद उड़ा के रख दी। इसका मूल मंत्र यही था कि ब्रिटिश सरकार हमारे सहयोग से चल रही है, अगर हम सहयोग बंद कर दें तो ये सरकार भी गिर जाएगी। इसलिए उन्होंने इसी बात पर फोकस किया कि हमको किसी भी चीज़ में अंग्रेजों की सहायता नहीं देनी है। इस मूवमेंट की शुरुआत 1920 में हुई। इसका मेन मकसद जो था वो क्या था, रोलेट एक्ट, जालियांवाला बाग का जो हत्याकांड हुआ था और खिलाफत जो मूवमेंट था खिलाफत इशू के खिलाफ जो है आवाज़ उठाना और स्वराज हासिल करना था। ठीक है, इस आंदोलन के तहत गांधी जी ने लोगों से अपील की कि वो सरकारी स्कूल, कॉलेज, अदालत और विदेशी कपड़ों का पूरी तरह बहिष्कार कर दें। हजारों लोगों ने अपनी सरकारी नौकरियां छोड़ दी, स्टूडेंट्स ने पढ़ाई छोड़ दी, जगह जगह विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। ये मूवमेंट इतना बड़ा हो गया था कि पहली बार अंग्रेजी सरकार बैकफुट पर आ गई।
लेकिन 1922 में एक कांड हुआ जिसका नाम था चौरा चोरी कांड, जिसमें एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी गई थी। और इसी के बाद गांधी जी ने इस मूवमेंट को तुरंत वापस ले लिया। सभी लोग विरोध में थे इस मूवमेंट को वापस लेने से, लेकिन फिर भी गांधी जी ने इसको वापस ले लिया, क्योंकि वो हिंसा के सख्त खिलाफ थे। हिंसा चाहे एक द्वारा की गई हो चाहे 100 द्वारा, हर तरह की हिंसा को उन्होंने कभी भी सपोर्ट नहीं किया। अब बात करते हैं अगला मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि 1930 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक ऐसी जंग थी जिसमें सिर्फ सहयोग बंद नहीं किया गया, बल्कि उनके बनाए हुए कानून को तोड़ना भी शुरू किया गया। इसकी शुरुआत हम देखते हैं 12 मार्च 1930 को, जब गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया, जहां उन्होंने नमक पर टैक्स के खिलाफ 240 मील पैदल चलकर समुद्र के किनारे नमक बनाकर इस कानून को तोड़ा। इसके बाद पूरे देश में लोगों ने शराब की दुकानों पर धरना दिया, विदेशी कपड़ों को बॉयकॉट किया और किसानों ने जमीन का टैक्स देने से मना कर दिया। महिलाओं ने भी इस आंदोलन में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और वो भी अपने घर से बाहर निकलकर इसका हिस्सा बनी। सरकार ने सख्ती दिखाई और गांधी जी समेत लगभग 90,000 लोगों को जेल में डाल दिया इस इसके बाद। और लेकिन अंत में फिर क्योंकि ये मास मूवमेंट इतना बड़ा हो गया था, तो इरविन जो थे उन्होंने क्या किया, समझौता किया। तब हुआ गांधी इरविन पैक्ट, 1931 में लाया गया। और इसी के बाद गांधी जी लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए राजी हुए। हालांकि बाद में ये आंदोलन थोड़ा ढीला पड़ गया था और 1934 में इसे पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था, लेकिन इस आंदोलन में ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। उसके बाद अगर हम देखें तो राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस या गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था, वो इसीलिए हुआ था क्योंकि यही जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और दांडी मार्च की वजह से जो पूरे देश जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हो गया था, और ये एकजुटता देखकर ब्रिटिश सरकार जो है वो दबाव में आ गई थी। तो इसी को तोड़ने के लिए गांधी इरविन पैक्ट किया गया, जिसमें जो वाइस रॉय इरविन थे उन्होंने गांधी जी को मनाया कि वो अपना आंदोलन बंद कर दें और लंदन में जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसमें जाएं। गांधी जी इस शर्त पर राजी हुए कि सरकार उन सभी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा करेगी जिन पर हिंसा का आरोप नहीं था, मतलब जितने भी प्रिजनर्स थे जिन पर हिंसा का आरोप नहीं था उन सभी को रिहा कर दे। इसके बाद गांधी जी कांग्रेस के अकेले रिप्रेजेंटेटिव बनकर लंदन पहुंचे, जहां उनका एक ही मकसद था, पूर्ण स्वराज अर्थात पूर्ण आज़ादी की मांग लेकर वो वहां गए। लेकिन कॉन्फ्रेंस में ब्रिटिश सरकार ने क्या खेल दिया, एक अपना दांव खेल दिया, जिसमें डिवाइड एंड रूल की चाल चली गई और माइनॉरिटीज के लिए अलग से उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की। अब गांधी जी को ये जब समझ में आया कि यहाँ पर तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट होगा, मतलब जो माइनॉरिटीज रहेंगे उनका अलग इलेक्शन होगा और जो मेजोरिटी में उनका अलग इलेक्शन, तो उनको समझ में आया कि ये देश को बांटने का काम कर रहे हैं। तो इसको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया और इस भेदभाव से निराश होकर खाली हाथ वो भारत लौट आते हैं और उन्होंने दोबारा सिविल जो डिसोबीडियंस मूवमेंट था उसको फिर से स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये था अपना। इसके बाद है भारत छोड़ो आंदोलन, जिसको कहते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट जो है आज़ादी की लड़ाई के वो आखिरी और सबसे बड़ा मोड़ था जिसने ब्रिटिश सरकार की जड़ें हिला दी। 1942 में जो हुआ था, ऐसा था कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम क्रिप्स मिशन जो आया था वो फेल हो गया था और अंग्रेजों ने भारत को आज़ाद करने का कोई साफ वादा भी नहीं किया था। तब 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट का ऐलान किया और वहीं पर उन्होंने एक सबसे मशहूर नारा दिया जिसका नाम था डू और डाई, जिसका मतलब था कि या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे या इस कोशिश में अपनी पूरी जान लगा देंगे, अपनी जान दे देंगे। तो अगले ही दिन सुबह ब्रिटिश सरकार ने एक नया ऑपरेशन चालू किया जिसका नाम था ऑपरेशन जीरो हावर, और इसी को चलाकर उन्होंने गांधी जी और सभी बड़े नेताओं को उन्होंने क्या कर लिया, अरेस्ट कर दिया। लेकिन इस बार जनता ने इसकी कमान क्या है, खुद अपने हाथ में ले ली। बिना किसी बड़े नेता के भी पूरे देश में हड़तालें हुई, रेल की पटरियां उखाड़ दी गईं और सरकारी जो दफ्तर थे उनको जलाया गया। अरुणा असफली, जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया जी जैसे नेताओं ने अंडरग्राउंड रहकर इस मूवमेंट को चलाया।
हालांकि सरकार ने इसे सख्ती से दबा दिया, पर इसने ये साफ कर दिया था कि अब अंग्रेज ज़्यादा दिन तक भारत पर राज नहीं कर पाएंगे। तो ये सारे जो मूवमेंट हमने देखे, ये रिलेटेड थे कि गांधी जी का रोल क्या था। इससे हमको ये समझ में आएगा कि गांधी जी ने आखिर किस तरीके से हमारे नेशनल मूवमेंट पे हमको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया। तो ये था उनका रोल टोटल उसमें। अब अगर इनकी फेमस बुक्स के बारे में बात की जाए, तो इनकी बुक्स सबसे पहली है हिंद स्वराज। अगर हिंद स्वराज के बारे में एक थोड़ा सा जान लें कि इसमें क्या बताया गया है। हिंद स्वराज जो है 1909 में लिखी गई थी, और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट किताब है उनकी, जो उन्होंने लंदन से जब वो साउथ अफ्रीका लौटते वक्त एक जहाज पर लिखी थी। इसमें उन्होंने बताया था कि असली स्वराज का मतलब सिर्फ अंग्रेजों को भगाना नहीं है, बल्कि उनकी जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है और उनका जो लालच से जो कंज्यूमरिज्म का पैटर्न है, उससे आज़ादी पाना और खुद पर राज करना। उन्होंने तर्क दिया कि अंग्रेज भारत में हमारी वजह से टिके हैं। अगर हम उनका सहयोग बंद कर दें और सत्याग्रह का रास्ता अपनाएं, तो देश खुद ब खुद आज़ाद हो जाएगा। ये किताब गांधी जी के जो नॉन वायलेंस और सेल्फ रिलायंस, या जिसको आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर के आइडियाज से भरी हुई है, और इसी के बारे में पूरे हिंद स्वराज में बात की गई है। और दूसरी किताब क्या है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रूथ, या सत्य के साथ मेरे प्रयोग। यह उनकी आत्मकथा है, यह ऑटोबायोग्राफी है जो उन्होंने लिखी हुई है। यह तब लिखी थी जब वो येरवाड़ा जेल में थे। इस किताब में उन्होंने बेसिकली अपनी बचपन की गलतियों से लेकर 1921 तक के पॉलिटिकल सफर को ईमानदारी से बताया है। उन्होंने हर चीज, जो अच्छा किया बुरा किया, सब कुछ इसमें उसमें उन्होंने वर्णन किया है। गांधी जी का मानना था कि उनका जीवन सिर्फ एक स्टोरी नहीं, बल्कि एक सत्य और अहिंसा के साथ किए गए एक्सपेरिमेंट्स हैं। इसमें उन्होंने अपनी शादी, साउथ अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ लड़ाई और खान पान से लेकर ब्रह्मचर्य तक के अपने पर्सनल और पब्लिक कन्फ्लिक्ट्स को खुलकर बताया है। इस किताब का मूल संदेश ये है कि इंसान अपनी गलतियों से सीख कर ही महात्मा बन सकता है, और सत्य ही ईश्वर है। तो उन्होंने पूरी अपनी लाइफ के बारे में इसमें पूरा बताया हुआ है। दूसरी नेक्स्ट बुक क्या है, ग्राम स्वराज, जिसको विलेज स्वराज भी कहते हैं। तो ग्राम स्वराज गांधी जी उन विचारों के संग्रह है इसमें, जो उन्होंने विलेज की सेल्फ सफिशिएंसी के बारे में दिया था। इस किताब में उन्होंने बताया है कि भारत की आत्मा जो है वो कहाँ बसती है, गांव में बसती है। तो गांधी जी का ये मानना था कि असली आज़ादी तब तक नहीं आएगी जब तक हमारे गांव आत्मनिर्भर नहीं बन जाते। ग्राम स्वराज का मतलब है कि एक ऐसा गांव जो अपनी ज़रूरत की चीज़ें जैसे खाना, कपड़ा खुद पैदा करे, और जहां फैसले किसी सेंट्रल पावर के बदले ग्राम पंचायत द्वारा लिए जाएं। उन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन पर भी जोर दिया, ताकि जो सत्ता है वो गरीब से गरीब किसान के हाथ में हो। उनका विजन था कि हर गांव एक स्मॉल रिपब्लिक की तरीके से काम करे, ठीक है, जिसको किसी और पर निर्भर ना रहना पड़े, और इंडिपेंडेंट हो, सेल्फ रिलायंट हो, जहाँ शोषण ना हो और लोग मिलजुल कर अहिंसा के साथ एक दूसरे का सपोर्ट करके रहें। तो इसके बारे में किस में बात की गई है, विलेज स्वराज में या ग्राम स्वराज में बात की गई। उसके बाद अगली बुक है क्या, खादी। खादी जो है, गांधी जी ने खादी को भारत की आज़ादी और आत्मनिर्भरता का सिंबल बताया है। उनका मानना था कि अंग्रेज भारत से कच्चा माल सस्ते में ले जाते हैं, और मैनचेस्टर की जो मिलें हैं वहाँ पर से तैयार जो माल है वो बनाकर भारत में दुगने दाम पर बेचते हैं, और इससे हमारे यहाँ के लोग क्या हैं, गुलाम रहते हैं। तो इसी इकोनॉमिक गुलामी को तोड़ने के लिए उन्होंने क्या किया, चरखे के प्रचार किया, चरखे का प्रचार किया, और लोगों से अपील की कि वो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार या बॉयकॉट करें और खुद अपने हाथ से बुना हुआ कपड़ा पहने। खादी ने देश के अमीर और गरीब के बीच की दूरी को खत्म कर दिया, क्योंकि जब सबने एक जैसे सफ़ेद खादी पहनना शुरू किया, तो जाति और वर्ग के भेदभाव मिटने लगे। इस तरह जो खादी है वो फ्रीडम फैब्रिक बन गई, जिसने हर हिंदुस्तानी को देश की लड़ाई से जोड़ दिया। ठीक है, तो खादी का इतना बड़ा रोल था जो यूनिटी में हमको देखने को मिलता है। उसके बाद सर्वोदय की विचारधारा। सर्वोदय जो है, गांधी जी की वो किताब है जो उन्होंने, जॉन रस्किन की एक बुक है जिसका नाम है अनटू दिस लास्ट, से इंस्पायर्ड होकर लिखी थी। इसका लिटरल मीनिंग है कि सबका उदय, यानी यूनिवर्सल अपलिफ्ट। मतलब उनका
मानना ये था कि सर्वोदय का मतलब सभी का उदय, हर व्यक्ति का उदय हो, मोरली, इक्वली और वेलफेयर सभी का हो। गांधी जी ने इस किताब में बताया कि असली तरक्की में असली तरक्की वही है जिसमें समाज के आखिरी व्यक्ति का भी भला हो। उनका मानना था कि एक मजदूर का काम भी उतना ही कीमती है जितना एक लॉयर का, क्योंकि दोनों को अपना गुजारा करने का बराबर हक है। सर्वोदय का विजन ये था कि समाज में कोई किसी का शोषण ना करे और सब लोग मिलजुल कर रहें, एक दूसरे की भलाई के लिए काम करें। गांधी जी ने इसमें अंत्योदय पर भी जोर दिया। अंत्योदय मतलब सबसे गरीब का उत्थान, ठीक है, जिसके बारे में हम देखते हैं कि दीनदयाल उपाध्याय जी ने भी बात की है। तो अंत्योदय पर भी जोर दिया है, जिसका मकसद एक ऐसा समाज बनाना था जहां धर्म, जाति, अमीर, गरीब किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव ना हो। आजादी के बाद विनोबा भावे जी ने भी इसी विचार को आगे बढ़ाकर एक भूदान आंदोलन भी शुरू किया था। इसके बाद एक और बुक है जिसका नाम है गीता बोध। गीता बोध जो है गांधी जी के द्वारा लिखी गई एक छोटी मगर बहुत प्रभावशाली किताब है, जिसमें उन्होंने भगवत गीता के सार को आम लोगों के लिए सरल भाषा में बताया हुआ है। गांधी जी जो है भगवत गीता को अपनी स्पिरिचुअल डिक्शनरी या माता मानते थे, जो हर मुश्किल वक्त में उनका मार्गदर्शन करती थी। गीता बोध में उन्होंने समझाया कि गीता का असली संदेश हिंसा नहीं, बल्कि हमारे अंदर चल रहे सही और गलत के युद्ध से है। उन्होंने अनासक्ति योग यानी नॉन अटैचमेंट पर सबसे ज्यादा जोर दिया, जिसका मतलब है कि अपना कर्म जो है, जो ड्यूटी है, उसको पूरी मेहनत से करो, लेकिन उसके नतीजे पर अपन को फोकस नहीं करना है। कर्म कर लेकिन फल की चिंता मत कर। उनके मुताबिक अगर इंसान फल की लालच छोड़ दे तो वो हिंसा और गुस्से से मुक्त होकर सच्ची शांति पा सकता है। ये किताब सिखाती है कि कैसे हम अपने रोजमर्रा के जीवन में भक्ति, ज्ञान और कर्म का तालमेल बिठाकर एक आदर्श जीवन जी सकते हैं। अगली जो बुक थी वो है गोखले माय पॉलिटिकल गुरु। गोखले जी वैसे तो जानते ही हैं कि जो गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं वो उनके पॉलिटिकल गुरु रहे हैं। तो उनके बारे में उन्होंने लिखा हुआ है, जो उनके मेंटर रहे उनके प्रति उनका बहुत सम्मान था और उन्हीं की बातों को से सीख कर उन्होंने किताब लिखी है, जिसमें गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से भारत लौटे तो उन्होंने यहाँ की राजनीति और समाज की एक गहरी समझ उतनी नहीं थी। तो गोखले ने क्या किया, उन्हीं ने उन्हें सलाह दी थी कि वो पहले 1 साल तक पूरे भारत का भ्रमण करें और अपनी आंखें खुली पर मुंह बंद रखें। इस किताब में गांधी जी ने बताया है कि कैसे गोखले ने उन्हें राजनीति में नैतिकता या स्पिरिचुअलिटी को जोड़ना सिखाया। गांधी जी उनकी जेंटल स्पीच, देशभक्ति और दुश्मन के प्रति भी उनकी विनम्रता से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने गोखले को हमेशा हिमालय जैसा निर्मल कहा था। इस किताब के जरिए गांधी जी ने यह साफ किया कि उनका सत्याग्रह का रास्ता गोखले के कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से अलग तो था, लेकिन उनकी नियत और संस्कार वही थे जो उन्हें गोखले जी से प्राप्त हुए थे। अब अगर इनके हम न्यूज़पेपर और जर्नल्स की बात करें तो इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन जैसे महत्वपूर्ण अखबार जो है न्यूज़पेपर या जर्नल्स उन्होंने निकाले हुए हैं। इंडियन ओपिनियन तब था जब वो साउथ अफ्रीका में थे। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को झेल रहे लोगों के उससे लोगों को जागरूक करने के लिए यह इंडियन ओपिनियन जो है प्रकाशित किया गया था, और यह अन्य भाषाओं में था। इंग्लिश में था, गुजराती, हिंदी और तमिल, इन सभी भाषाओं में लाया गया था, जो कि 1903 में पब्लिश हुआ। उसके बाद आया यंग इंडिया। यंग इंडिया एक वीकली मैगजीन थी जिसे गांधी जी ने भारत लौटने के बाद 1919 से 1931 के बीच एडिट किया। ये उनका सबसे बड़ा हथियार था, जिसके जरिए वो देश के नौजवानों और पढ़े लिखे वर्ग तक अपने सत्याग्रह का विचार पहुंचाते थे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं नवजीवन। नवजीवन एक गुजराती वीकली पत्रिका थी जिसे गांधी जी ने 1919 में यंग इंडिया के साथ ही शुरू किया था। जहां यंग इंडिया अंग्रेजी पढ़ने वालों के लिए था, वहीं नवजीवन का मकसद आम जनता और किसानों से उनकी अपनी भाषा में जुड़ने के लिए था। ठीक है, तो ये था। उसके बाद है हमारा क्या, हरिजन। हरिजन पत्रिका गांधी जी ने 1933 में शुरू की, जब वो येरवाड़ा जेल से बाहर निकले तब शुरू की थी।
जब उनका पूरा फोकस राजनीति से हटकर सोशल रिफॉर्म और अनटचेबिलिटी को खत्म करने पर था। ठीक है, जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो गई थी तो उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने कम्युनल अवार्ड के जरिए दलितों को अलग करने की कोशिश की। तब गांधी जी को मन में आया, अगर ऐसा हुआ तो हमारा देश तो अलग हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने हरिजन एक नाम दिया उन लोगों के लिए जो दलित लोग हैं, जो समाज में पिछड़े लोग हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी हरिजन इंग्लिश में, गुजराती नाम से हरिजन बंधु और हिंदी में हरिजन सेवक नाम से पत्रिकाएं शुरू की, जो कि बताती थी कि उनका पूरा जोर इस बात पर था कि जो सफाई और दलित वर्ग की शिक्षा पर होता था। उन्होंने इस पत्रिका के जरिए अपर कास्ट के लोगों को उनके पापों के पश्चाताप करने और जो छुआछूत को जड़ से मिटाने के लिए प्रेरित किया। हरिजन ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई से बदलकर एक सामाजिक क्रांति भी बना दिया। तो ये सारे जर्नल्स जो थे गांधी जी ने पब्लिश किए थे। उसके बाद अगर हम देखें तो गांधी के इकोनॉमिक थॉट की अगर बात करें तो गांधी के इकोनॉमिक थॉट में सबसे पहला हमको देखने को मिलता है विलेज सेंट्रिक और डिसेंट्रलाइजेशन या ग्राम आधारित विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था। तो इसका मूल सिद्धांत ये था कि वो प्रोडक्शन बाय मासेस की बात करते थे, जनता द्वारा उत्पादन की बात करते थे। उनका ये मोटिव था कि यार कि क्योंकि मेजर पॉपुलेशन जो है वो गांव में रहती है, तो हमको बड़ी मशीनें नहीं चाहिए, हमको चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरीके की टेक्निक जो लेबर इंटेंसिव हो। ठीक है, उनका मानना था कि असली आज़ादी तभी आएगी जब भारत के गांव आत्मनिर्भर होंगे, जहां हर गांव अपनी बुनियादी ज़रूरतें जैसे खाना, कपड़ा, ये चीज़ें खुद मैनेज कर सके। इस व्यवस्था में आर्थिक ताकत शहरों या चंद उद्योगपतियों के हाथ में सेंट्रलाइज्ड होने के बजाय गांव गांव में डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए, ताकि हर किसान और कारीगर को सम्मानजनक रोजगार मिल सके। उन्होंने ऐसी मशीनरी का विरोध किया जो इंसान को बेरोजगार बनाए, और उनका सपना एक ग्राम स्वराज को स्थापित करने का था, जो अर्थव्यवस्था को प्रॉफिट पर नहीं बल्कि मानव कल्याण और नैतिकता पर आधारित हो। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कैपिटलिज्म का विरोध भी किया। गांधी जी कैपिटलिज्म के पूरी पूरी तरीके से दुश्मन तो नहीं थे, लेकिन वो अंदर से जो कैपिटलिज्म के अंदर जो अनलिमिटेड लालच और जो एक्सप्लॉइटेशन के खिलाफ थे। उनका विरोध इस बुनियाद पर था कि कैपिटलिज्म जो है वो इंसान से ज़्यादा प्रॉफिट को अहमियत देती है, इसीलिए उन्होंने इसका विरोध किया। गांधी जी का कैपिटलिज्म का विरोध उनकी इस सोच से निकलता था कि ये व्यवस्था अमीर को और अमीर और गरीब को और गरीब बनाती है। उन्होंने इसे वेस्टर्न मटेरियलिज्म का एक रूप माना, जो मोरालिटी के बदले लालच पर टिकता है, मतलब जहाँ पर कंज्यूमरिज्म को ज़्यादा फोकस दिया जाता है। उनका मानना था कि जब उत्पादन का केंद्र कुछ ही लोगों के हाथ में होता है तो वो सत्ता का दुरुपयोग करते हैं और मजदूरों का शोषण भी। उन्होंने बड़ी बड़ी फैक्ट्री और मास प्रोडक्शन का विरोध इसलिए किया क्योंकि ये इंसानी हाथों को बेरोजगार बनाती है, जो कि आज भी देखने को मिलता है, और इंसान को एक मशीन का पुर्जा बना देती है। गांधी जी कैपिटलिज्म को पूरी तरह खत्म करने के बजाय ट्रस्टीशिप की बात करते थे, जो कि ट्रस्टीशिप का सिद्धांत आगे हम बात करेंगे। मतलब जिसके बदले उनका ये मानना था कि भैया कि जो अमीर लोग हैं वो ट्रस्टी बन जाए, जहां अमीर व्यक्ति अपनी संपत्ति का मालिक नहीं बल्कि एक समाज का ट्रस्टी होता है, मतलब रखवाला होता है उन पैसों का। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उसके बाद हमने क्या, एम्फेसिस ऑन सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस। तो ये तो हम बात कर ही चुके हैं कि सेल्फ सफिशिएंसी कैसे करना है हमको, मतलब हमको डिपेंडेंट नहीं होना है। ठीक है, प्लस खादी और कॉटेज इंडस्ट्री की स्थापना करनी है, वेस्ट मैनेजमेंट करना है, गांव को एक तरीके से रिसोर्स ना माना जाए, कि लिए जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो वहाँ से एज अ रिसोर्स वहाँ से लिया जाए और पूरा का पूरा डेवलपमेंट शहरों में कर दिया जाए। उनका मतलब ये था कि भाई कि जो गांव है वो आत्मनिर्भर हो सके, वहाँ पर एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी हो, जिससे कि वहाँ के लोग अपना गुजारा एक सम्मानजनक जीवन के साथ साथ कर सकें। उन्होंने लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन का विरोध किया। उनके लिए महत्वपूर्ण ये था कि ह्यूमैनिटी वर्सेस मशीन्स की बात की। ह्यूमंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू मशीन। गांधी जी मशीन के खिलाफ नहीं थे, लेकिन वो उस इंडस्ट्रियलिज्म के खिलाफ थे जो हजारों लोगों को बेरोजगार करके कुछ लोगों को अमीर बनाती है। ठीक है, जैसे अच्छे मशीन का उपयोग कर लिया तो एक व्यक्ति बहुत अमीर बन जाएगा, लेकिन बाकी लोगों का रोजगार तो छिन जाएगा, तो वो इसके खिलाफ थे।
और उन्होंने इसे इन्वायरमेंटली डिस्ट्रक्टिव भी कहा है। उनका ये मानना था कि कुदरत का बेहिसाब इस्तेमाल करना, उनका मानना था कि कुदरत का बेहिसाब जो बेमिस क्योंकि उनका ये मतलब था कि अगर कुदरत का बेहिसाब इस्तेमाल किया जाता है लेकिन उससे हम एक्सट्रैक्ट ज़्यादा करते हैं और वो हमारी प्रकृति को नुकसान भी देता है। उनका मानना था कि बड़ी मिल्स इंसान को एक पुर्जा बना देती हैं, जिससे उसकी क्रिएटिविटी और मोरालिटी दोनों ही खत्म हो जाती है। वो केवल एक दौड़ में चला जाता है, अंधी दौड़ में, जहां उसका एक ही उद्देश्य होता है, पैसा कमाना। उन्होंने बात की प्रॉफिट और वेलफेयर की, इसी में लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन में, कि बड़ी इंडस्ट्रीज जो है मुनाफे के लिए होती है हमेशा, जबकि छोटी कम्युनिटी जो है इंडस्ट्रीज वो ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम करती हैं। वो ऐसा प्रोडक्ट बनाने पर फोकस करती हैं जिससे कि लोगों की ज़िंदगी आसान हो जाए, ठीक है, और वो मास अपील पर ज़्यादा फोकस करती हैं, इसलिए उन्होंने इस पर ज़्यादा फोकस किया। उन्होंने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और कॉटेज इंडस्ट्रीज को सपोर्ट भी किया। उन्होंने कहा कि गांधी जी के लिए जो है, उन्होंने कहा कि लघु और जो कुटीर उद्योग होते हैं सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि भारत की गरीबी और बेरोजगारी का असली इलाज है। उनका मानना था कि भारत जैसी बड़ी आबादी वाले देश में, जहाँ लोग गांव-गांव में रहते हैं, वहाँ बड़ी मशीनों की नहीं बल्कि हर हाथ को काम की ज़रूरत है। ठीक है? तो उन्होंने खास करके खादी और चरखे को आज़ादी के आंदोलन की बुनियाद बनाया, क्योंकि ये हर घर को एक उत्पादन केंद्र, मतलब कि एक तरीके से प्रोडक्शन यूनिट में बदल देता था। उनका तर्क था कि जब लोग अपने घरों में तेल निकालना, अनाज पीसना और कपड़ा बुनना जैसे काम करेंगे, तो उन्हें रोजगार के लिए शहरों की तरफ नहीं भागना पड़ेगा और ना ही उनका शोषण होगा। उन्होंने मास प्रोडक्शन के बजाय प्रोडक्शन बाय द मासेस पर जोर दिया, ताकि अर्थव्यवस्था का पैसा चंद उद्योगपतियों की जेब में जाने के बजाय किसानों के या कारीगरों के पास जाए। ठीक है? उसके बाद हम देखते हैं कि ह्यूमन वेलफेयर और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मतलब उनका फोकस इस बात पर था कि ह्यूमन वेलफेयर ज़्यादा हो इन कंपैरिजन टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। क्लास कोऑपरेशन और क्लास स्ट्रगल की भी बात की कि क्लास स्ट्रगल नहीं होना चाहिए, जहाँ पर हम देखते हैं कि गांधी जी जो है उन्होंने क्लास कोऑपरेशन और क्लास स्ट्रगल पर विचार भी किया है, लेकिन उनकी जो आइडियोलॉजी है कार्ल मार्क्स से बिल्कुल अलग थी। जहाँ मार्क्स अमीर और गरीब के बीच युद्ध की बात करते थे, स्ट्रगल की बात करते थे, वहीं गांधी जी ने दोनों के बीच सहयोग या कोऑपरेशन की बात की। गांधी जी का मानना था कि समाज की तरक्की अमीर और गरीब के बीच दुश्मनी या क्लास स्ट्रगल से नहीं, बल्कि उनके बीच कोऑपरेशन से है। उन्होंने इस बात को नकारा कि मजदूर और मालिक हमेशा एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। इस बात को नहीं माना उन्होंने। उनके मुताबिक दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं और उन्हें एक परिवार की तरह मिलकर रहना चाहिए। जहाँ कम्युनिज्म में अमीरों को खत्म करने की बात होती थी, वहीं गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सुझाव दिया, जिसमें अमीर व्यक्ति को अपनी संपत्ति का मालिक नहीं बल्कि समाज का ट्रस्टी बनाना चाहिए। उनका लक्ष्य हिंसा के जरिए अमीरों को मिटाना नहीं, बल्कि प्रेम और सत्याग्रह के जरिए अमीरों को का हृदय परिवर्तन करना था, जिससे कि वो अपनी दौलत का उपयोग गरीबों की भलाई के लिए करें। उसके बाद वो लोक कल्याण राज्य की स्थापना करना चाहते थे। गांधी जी का वेलफेयर स्टेट का सपना आज के वेस्टर्न वेलफेयर स्टेट से काफ़ी अलग था। उनके लिए एक आइडियल स्टेट वो है जब कम से कम गवर्नेंस हो और हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनने में मदद करे। गांधी जी ने एक ऐसा वेलफेयर स्टेट की कल्पना की थी जो राम राज्य की स्थापना करे, मतलब जहां राजनीतिक ताकत ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से शुरू होती है, बॉटम अप अप्रोच। उनके मुताबिक असली कल्याणकारी राज्य वो नहीं जो सिर्फ लोगों को मुफ्त सुविधाएं दे, बल्कि वो है जो हर इंसान को इतना सशक्त बना दे कि वो अपनी रोजी रोटी खुद कमा सके। गांधी जी जो स्टेट की ताकत को कम रखना चाहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि सरकार जितनी बड़ी होती है ना, व्यक्ति की आज़ादी उतनी ही कम हो जाती है। इसीलिए उनका वेलफेयर स्टेट या सर्वोदय पर आधारित सिद्धांत था, जहां सबसे गरीब और आखिरी व्यक्ति अर्थात अंत्योदय की भलाई ही सरकार की असली सफलता का पैमाना होता है। मतलब लास्ट व्यक्ति, ऐसा कोई व्यक्ति है जो छूटना नहीं चाहिए वेलफेयर में। ये एक ऐसा समाज है जहां हिंसा की जगह सहयोग और कानून की जगह नैतिकता लोगों का मार्गदर्शन करे। उसके बाद उन्होंने बात करी फ्री प्राइमरी एजुकेशन की। गांधी जी का जो
प्री प्राइमरी एजुकेशन का कॉन्सेप्ट था उनकी एक नई तालीम या न्यू एजुकेशन स्कीम का हिस्सा था, जिसे उन्होंने 1937 में वर्धा कॉन्फ्रेंस में पेश किया था। उनका मानना था कि जो शिक्षा है वह सिर्फ किताबों तक सिमटनी नहीं चाहिए, बल्कि वो बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट का एक जरिया होना चाहिए। गांधी जी ने इस बात पर जोर दिया कि 7 से 14 वर्ष तक के हर बच्चे को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए, लेकिन ये शिक्षा उनकी मदर लैंग्वेज में हो तब बेहतर है। उनका सबसे क्रांतिकारी विचार तो ये था कि जो पढ़ाई को उन्होंने क्या है क्राफ्ट सेंटर्ड होना चाहिए, यानी बच्चे सिर्फ रट्टा ना मारें बल्कि स्पिनिंग, वीविंग या खेती जैसे स्किल्स भी सीखें। इसका मकसद ये था कि शिक्षा सेल्फ सपोर्टिंग हो, जहाँ बच्चों द्वारा बनाई गई चीज़ों से स्कूल का खर्च निकल सके और बच्चे पढ़ाई खत्म करते ही अपने पैरों पर खड़े भी हो सके। गांधी जी के लिए असली शिक्षा वो थी जो हाथ, दिमाग और दिल, ट्रिपल 3H की बात करी थी उन्होंने, हैंड, हेड एंड हार्ट। ठीक है, तो हाथ, दिमाग और दिल, हेड, हैंड एंड हार्ट का तालमेल बिठाकर एक बेहतर इंसान तैयार किया जाए। अगर इसके बाद की करें तो सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग की बात करते थे। गांधी जी का मानना था कि इंसान की ज़रूरतें तो पूरी कभी नहीं हो सकती, मगर उसका लालच जो है वह उनकी ज़रूरतों को बढ़ा देता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हमें उतना ही कंज्यूम करना चाहिए जितनी हमें ज़रूरत हो, क्योंकि बेफिजूल की चीज़ें हमारे दिमाग को भटकाती हैं और समाज में इनइक्वालिटी पैदा करती हैं। सिंपल लिविंग का मतलब उनके लिए सिर्फ कम कपड़े पहनना नहीं था, बल्कि अपने मन को फिजूल ख्वाहिशों से दूर करना था, आज़ाद करना था। जब हम अपनी फिजिकल ज़रूरतों को कम कर देते हैं, तभी हमारा दिमाग बड़े सवालों, देश की भलाई, ट्रुथ जैसी हाई थिंकिंग के बारे में सोचता है। उनका पूरा जीवन, चाहे वो उनका एक धोती पहनना हो या उनका कच्चा खाना, इस बात का सबूत था कि असली शक्ति बाहरी चमक धमक में नहीं, बल्कि अंदर की नैतिक मजबूती में होती है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बात की ब्रेड लेबर की। ब्रेड लेबर का सिद्धांत उनके सबसे क्रांतिकारी आर्थिक और नैतिक विचारों में से एक है। ये कॉन्सेप्ट उन्होंने रशियन लेखक लियो टॉल्स्टॉय और टीएम बोंडारेफ से प्रेरित होकर लिया था। अच्छा, ये था क्या? ब्रेड लेबर जो है उसका सरल मतलब ये है कि हर इंसान को अपनी रोटी को कमाने के लिए थोड़ा बहुत शारीरिक श्रम करना ही चाहिए। वो कहते थे कि भगवान ने इंसान को शरीर मेहनत करने के लिए दिया है, और जो व्यक्ति बिना शारीरिक मेहनत किए खाना खाता है वो एक तरह से चोरी करता है। उनके मुताबिक अगर दुनिया का हर इंसान, चाहे वो डॉक्टर हो, वकील हो या राजा हो, थोड़ी देर खेती या कटाई करे तो समाज से अमीरी गरीबी का भेद खत्म हो जाएगा। एक डिग्निटी ऑफ लेबर बढ़ेगा, मतलब जो काम करते हैं उनका सम्मान बढ़ेगा, उनको समझ आएगी कि उनको कितना एफर्ट करना पड़ता है। ब्रेड लेबर सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं था, बल्कि ये दिमागी काम करने वालों और हाथ से काम करने वालों के बीच की खाई को कम करने का एक रास्ता था। कि अगर लोग ब्रेड लेबर मतलब खुद काम करेंगे और फिजिकल लेबर करेंगे, तो जो उस फील्ड में काम करते हैं जहाँ पर दिमाग चलता है, तो उन वो दोनों एक दूसरे को समझ पाएंगे कि एक डिग्निटी मेंटेन रहेगी। उसके बाद आता है मेन एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत जिसके बारे में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। आखिर ये है क्या? गांधी जी का ट्रस्टीशिप का सिद्धांत अमीर और गरीब के बीच के संघर्ष को खत्म करने का एक अनोखा और एक नैतिक रास्ता था। उनका मानना था कि हिंसा या कानून के जोर पर अमीरों से उनकी संपत्ति छीनना समाज के लिए अच्छा नहीं है, और ये एक प्रकार की नफरत पैदा करने का काम करता है। तो ट्रस्टीशिप का मूल मंत्र ये है कि अमीर व्यक्ति को अपनी संपत्ति का ओनर नहीं, मालिक नहीं, बल्कि उसे समाज का एक रखवाला समझना चाहिए, ट्रस्टी समझना चाहिए। गांधी जी के मुताबिक एक इंसान को अपनी मेहनत और काबिलियत से धन कमाने का पूरा हक है, लेकिन उसे अपनी कमाई में से सिर्फ उतना ही हिस्सा अपने ऊपर खर्च करना चाहिए जितना उसकी और उसके परिवार के बुनियादी ज़रूरतों को पूरा कर सके। बाकी का सारा बचा हुआ धन समाज की अमानत है, जिसे उसे गरीबों की भलाई, शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च करना चाहिए। इस सिद्धांत को के जरिए जो है गांधी जी कैपिटलिज्म के बुरे असरों को बिना किसी हिंसा के खत्म करना चाहते थे, ताकि
अमीर और गरीब एक दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि एक दूसरे के सहायक बनकर सर्वोदय के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। ठीक है। तो ट्रस्टीशिप के चार प्रमुख जो सूत्र थे उसमें से था नो ओनरशिप, संपत्ति पर असली हक समाज का है, व्यक्ति का नहीं। दूसरा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ट्रस्टी को भी एक साधारण जीवन जीना चाहिए। नॉन वायलेंट चेंज, ये अमीरों के हृदय परिवर्तन करने पर जोर देता है। सोशल वेलफेयर, सरप्लस पैसा जो है वो समाज को दे दिया जाना चाहिए। अगला है स्वदेशी। स्वदेशी स्वदेशी में क्या बात था कि हमको लोकल गुड्स का इस्तेमाल करना है। गांधी जी के लिए एक आर्थिक स्ट्रेटेजी नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक और देशभक्ति का धर्म था। इसका अर्थ था कि अपने आसपास के संसाधनों और लोगों द्वारा बनाई गई चीजों का को प्राथमिकता देना, ताकि गांव और देश आत्मनिर्भर बन सके। मतलब किसी पर डिपेंडेंट ना होना पड़े, क्योंकि अगर बाहरी लोगों पर डिपेंडेंट रहेंगे तो हम अपनी नैतिकता और अपनी स्वच्छंदता खो देंगे। इस पर उन्होंने बात की है। एक और विचार दिया है उन्होंने अपरिग्रह का। अपरिग्रह का सरल अर्थ है जरूरत से ज्यादा इकट्ठा ना करना। मतलब गांधी जी का मानना था कि प्रकृति के पास हर इंसान की जरूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन है, लेकिन किसी एक व्यक्ति के लालच को पूरा करने के लिए नहीं। उनके मुताबिक अगर कोई व्यक्ति अपनी जरूरत से ज्यादा चीजें अपने पास रखता है तो वो एक तरह से चोरी है, क्योंकि वो किसी और के हिस्से का संसाधन पर कब्जा किए हुए है। अपरिग्रह का सिद्धांत इंसान को मटेरियलिज्म की दौड़ से बाहर निकालता है और साधारण जीवन जीने पर प्रेरित करता है। उसके बाद है सर्वोदय। सर्वोदय जो है गांधी जी के आर्थिक और सामाजिक दर्शन का अंतिम लक्ष्य सर्वोदय था, जिसका शाब्दिक अर्थ था सबका उदय। और ये बता भी चुका हूं मैं कि जॉन रस्किन की किताब अनटू दिस लास्ट से लिया गया है। इसके बारे में मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ। इसके बाद करते हैं ग्राम स्वराज के बारे में बात। ग्राम स्वराज और बेसिक एजुकेशन के बारे में भी आप बात कर चुका हूँ मैं। अब आगे बढ़ते हैं। गांधी के इकोनॉमिक थॉट के जो फेजेस हैं वो तीन फेजेस हमको देखने को मिलती है, एक नेगेटिव फेज, पॉजिटिव फेज और कंस्ट्रक्टिव फेज। तो सबसे पहले अगर नेगेटिव फेज जो कि 1919 से 1920 के बीच में रहा, अब मतलब 1919 तक रहा, जिसमें नेगेटिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश हुकूमत के आर्थिक ढांचे को ध्वस्त करना था। इस दौरान गांधी जी ने विदेशी कपड़ों और सामानों का बहिष्कार किया ताकि अंग्रेजों का व्यापार कमजोर हो और उनका शोषण रुक सके। इसके तुरंत बाद उनका पॉजिटिव फेज स्टार्ट हुआ 1920 के बाद, जिसकी शुरुआत हुई जहां गांधी जी ने सिर्फ विरोध नहीं बल्कि एक मजबूत विकल्प पेश किया। उन्होंने स्वदेशी को एक धर्म की तरह अपनाया और चरखे को देश की आर्थिक आजादी का प्रतीक बनाया, जिसका मकसद घर घर में उत्पादन शुरू करके लोगों को आत्मनिर्भर बनाना था। अंत में उनका विजन कंस्ट्रक्टिव फेज में बदल गया, जो उनके जीवन का सबसे व्यापक या कॉम्प्रिहेंसिव चरण था। इसमें उन्होंने राजनीति से परे हटकर एक नए समाज की बुनियाद रखी, जहां ग्राम स्वराज, नई तालीम और हरिजन उद्धार जैसे कार्यक्रमों के जरिए गांव को एक ऐसी मजबूत इकाई बनाने पर जोर किया गया जिससे कि समाज में जो है नैतिकता, बराबरी और मानव कल्याण बढ़ सके। तो ये तीन प्रकार के हमको फेसेस देखने को मिलती है। निगेटिव जहां पर उन्होंने ब्रिटिश डिपेंडेंसी को खत्म करने की बात की, पॉजिटिव में जहां देश के रिसोर्सेज का ही इस्तेमाल करने की बात की, कंस्ट्रक्टिव में जहां नॉन वायलेंट समाज बनाना था जिससे भी किसी का शोषण ना हो। तो ये गांधीयन इकोनॉमिक थॉट प्रोसेस थी। अब इन्होंने कुछ मॉडर्न इकोनॉमिक्स में अगर बात की जाए तो जहाँ हम पूरे मॉडर्न इकोनॉमिक्स में अगर बात करें तो गांधी जी और मॉडर्न इकोनॉमिक्स में ये देखा गया कि गांधी जी का थॉट ये था कि हमको मटेरियलिज्म और कंज्यूमरिज्म नहीं चाहिए, हमको उतना इस्तेमाल करना चाहिए जितनी हमारी ज़रूरत है। वेस्टर्न मॉडल के हिसाब से हमको डेवलप नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो डेवलपमेंट है वो एक कल्चरल पर भी डिपेंड करता है। ठीक है। उसके बाद नैतिक अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता थी कि इम्पोर्टेंस ह्यूमन का है ना कि मटेरियल वेल्थ का। ठीक है। तो इनका मुख्य उद्देश्य मैक्सिमम प्रोडक्शन और कंजम्पशन है। किसका? मॉडर्न इकोनॉमिक्स का, जहां बड़ी मशीन्स और सेंट्रलाइजेशन के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने पर बात की गई है। जबकि गांधी जी कहते हैं कि प्रोडक्शन बाय मासेस होना चाहिए और सिंपल लिविंग पर होना चाहिए। जहां हम ये गांधी जी कहते हैं विलेज सेंट्रिक होना चाहिए, वहीं मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहते हैं कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करना चाहिए, कंपटीशन बढ़ेगा, मटेरियलिस्टिक होना चाहिए, हमारी वांट्स जितनी ज़्यादा होंगी उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। वहीं इनका मानना ये था कि हमको कोऑपरेशन के साथ रहना चाहिए।
आज के समाज में हमको इनक्वालिटी बढ़ती हुई दिखती है, लेकिन इनका सिद्धांत क्या था? ट्रस्टीशिप का सिद्धांत होना चाहिए, जिससे कि अमीर जो अमीर और गरीब की जो खाई है वो कम हो सके। तो इस प्रकार से गांधी और मॉडर्न इकोनॉमिक्स काम करते हैं एक साथ। अगर आज के समय पर अगर इसकी रिलेवेंस देखा जाए गांधी जी के विचारों का, तो आज के दौर में गांधी जी की प्रासंगिकता जो है सिर्फ किताबों तक नहीं है, बल्कि भारत की मुख्य आर्थिक और सामाजिक जो नीतियां हैं, पॉलिसीज हैं, उनमें भी झलकती है। जैसे उनका ग्राम स्वराज का सपना आज पंचायती राज संस्थानों के रूप में हमको देखने को मिलता है, जो सत्ता को सेंट्रलाइज करने के बजाय गांव के लोगों को खुद के फैसले लेने और रूरल डेवलपमेंट पॉलिसीज को लागू करने की एक ताकत देता है। उसी तरह गांधी जी का ब्रेड लेबर और हर हाथ को काम का सिद्धांत जो है मनरेगा जैसी योजनाओं का आधार बनता है, जो ग्रामीण इलाकों में रोजगार की गारंटी देकर गरीबों को जड़ से गरीबी को सॉरी गरीबी को जड़ से मिटाने का प्रयास करती है। उनका ये मानना कि प्रकृति के पास हर इंसान की जरूरत के लिए पर्याप्त है, मगर लालच के लिए नहीं। आज के सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मूल मंत्र है, जो पर्यावरण को बचाते हुए विकास की बात करता है। और वही उनको गांधी जी के विचार में भी देखने को मिलता है। अंत में उनका सर्वोदय का विचार है, जिसको हम इंक्लूसिव ग्रोथ से जोड़कर देख सकते हैं, जिसका लक्ष्य अर्थव्यवस्था के फायदे को लाइन में खड़े आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाना है, ताकि विकास सिर्फ शहरों तक नहीं बल्कि हर गांव, हर वर्ग, हर घर तक पहुंचे। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं गांधी जी के बारे में, और ये सारे मेन टॉपिक्स थे जो इकोनॉमिक्स से संबंधित थे उनके। तो अगर हम इनको पढ़ेंगे तो हमारा एग्जाम एरिया कंप्लीट हो जाएगा। अगर इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना हो या क्वेरी लगे तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आंसर दे दूंगा। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। मेरा नाम है मयंक नामदेव। दिस इज इकोनॉमिक्स विद मयंक। थैंक यू।